फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक बार फिर से आप सभी के बीच नया विषय लेकर आया हूं। जो विषय अभी चर्चा में रहे हैं उन सभी विषयों को हम पढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, कि जो विषय अब वर्तमान में चर्चा में चलेंगे ना, उन सभी विषयों को मैं आप लोगों के सामने लेके आता रहूंगा। करंट अफेयर चलती रहेंगी, इसके साथ साथ कुछ और भी टॉपिक्स हम पढ़ते रहेंगे। जीएस की आप लोग कह रहे थे, तो बहुत जल्द मैं आप लोगों को इनके साथ साथ जीएस की क्लासेस भी दूंगा, तो आप लोग और अच्छी तरह से अपने प्रिपरेशन कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं आज का जो हमारा विषय क्या है। आज का जो हमारा विषय है वो है मनी लॉन्ड्रिंग। आप सभी ने बहुत बार सुना होगा, बैंक से सुना होगा। जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को तो पता ही होगा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो क्या होती है, या आपके एग्जाम्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशली जो टॉपिक है वो बैंक वालों के लिए है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये केवल बैंक वालों के लिए। क्यों? क्योंकि कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आप लोगों की एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। तो बात करेंगे सबसे पहले कि मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ क्या है। तो इसका मुख्य रूप से अर्थ है कि अवैध तरीके से जो कमाया गया पैसा है उसको वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में परिवर्तित करना, यानी कि कुछ पैसा ऐसा जो किसी भी अवैध तरीके से 2 नंबर से कमा लिया गया है, और उन पैसों को अब आप सफेद जो ब्लैक मनी है उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने के लिए अब जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, वो सारे के सारे मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं या जिनके पास अचानक से धन आ जाता है, वो उस ब्लैक मनी तो होता है, उस ब्लैक मनी को फिर व्हाइट मनी बनाने के लिए जो वे प्रयास करते हैं उन सभी को क्या कहा जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का भी एक तरीका है कि जो पैसे आपने अवैध तरीके से कमाए हैं, अवैध का मतलब यह है कि जो सरकार से छुप करके कमाए हैं, जिन पैसों का ब्यौरा आपने सरकार को नहीं दिया है, वो सारा का सारा जो पैसा है उस पैसे को ही ब्लैक मनी कहेंगे, या तो उसको व्हाइट मनी बनाने के जो तरीके हैं वो तरीके भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आएंगे। या जब आप उस ब्लैक मनी को छुपाने का प्रयास करते हैं तो वो भी किसके अंतर्गत ही आएगी, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत ही आती है। अब बात करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन ऐसे कामों में लगाया जाता है या ऐसी जगह पे निवेश किया जाता है कि जांच करने वाले जो एजेंसी है, जो जांच करने वाली जो कमेटी है, उसको भी वो पैसा ढूंढने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। कि जब आप जो ब्लैक मनी कमाते हैं ना, उस ब्लैक मनी को इस तरह से इन्वेस्ट कर देते हैं, इस तरह से निवेश कर देते हैं कि जब आपके ऊपर सीबीआई या कोई जांच कमेटी बैठती है, तो जांच कमेटी बैठती है तो उसको भी बड़ा मशक्कत करना पड़ता है कि ये पैसा कहां से, इसका मुख्य स्रोत क्या है, ये पैसे कमाने का जो जरिया था या मुख्य इसका स्रोत क्या है, कहां से पैसे आए हैं, उनको भी मशक्कत करनी पड़ती है। बात करते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार के धन की हेराफेरी करता है, जो व्यक्ति हेराफेरी करता है ना, मनी लॉन्ड्रिंग करता है ना, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लॉन्डर। लॉन्डर अर्थात वो व्यक्ति, लॉन्डर का अर्थ है कि वो व्यक्ति जो व्यक्ति इस प्रकार की या मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो फेरबदल हेराफेरी करता है उसे क्या कहा जाएगा, लॉन्डर कहा जाएगा। और पैसे की जो लॉन्ड्रिंग है, जो पैसे की फेरा बदली है, पैसे की जो परिवर्तन करना है, जो ब्लैक मनी को व्हाइट में करने की जो प्रक्रिया है, इसमें 3 चरण शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो इसमें लिखा है प्लेसमेंट, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है, ताकि आप जो कॉमर्स से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं वो भी इसको समझ सके, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो भी इसे समझ सके, हिंदी मीडियम के हैं वो तो आसानी से समझ ही पाएंगे। पहला है प्लेसमेंट, 3 चरण है। पहला प्लेसमेंट, दूसरा है लेयरिंग और तीसरा है एकीकरण, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंग्लिश में बताता हूं, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन, इन 3 चरणों में वो जो धन की लॉन्ड्रिंग होती है वो होती है। बात करते हैं, तीनों को पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहला है प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट जो है वो सबसे पहला चरण होता है, और इस पहले चरण का जो अर्थ है वो ये है कि जो नगदी है, जो कैश है, जो कैश पैसा मिला है, उस कैश के बाजार में आने से संबंध रखता है। प्लेसमेंट मतलब कि जो नगद पैसे हैं, जो नगद धन है, जो नगद धनराशि है,
वो बाजार में आई है, अर्थात प्लेसमेंट। और इसमें जो लॉन्डर होता है वो अवैध तरीके से, जो लॉन्डर है वो अवैध तरीके से कमाए गए धन को वित्तीय संस्थानों में लगाता है, जैसे बैंक में लगा दिए, जैसे कि अन्य प्रकार के औपचारिक या अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों में मदद के लिए लगा दिए, या नगद के रूप में उन्हें प्रदान कर दिया गया, बैंकों में जमा कर दिया गया नगद के रूप में। चेक अगर जमा करेगा तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि चेक का जो ब्यौरा है वो पूरा का पूरा इनकम टैक्स में आता है, लेकिन नगद धनराशि जमा करने का ब्यौरा कहीं भी नहीं आता है। ठीक है, तो कैश जमा करना भी किसके अंतर्गत आता है, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई भी सीधे तरीके से काम करें तो ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, या आप चेक के माध्यम से लेन देन करें, ताकि आपका जो ब्यौरा है वो पूरी तरह से इनकम टैक्स में रहे, दूसरी बात सरकार के पास रहे और आप फेयर रहें। ठीक है, बात करते हैं आगे। दूसरा चरण, पहला तो प्लेसमेंट था, बता चुके। दूसरा है लेयरिंग। लेयरिंग क्या है, ये धन छुपाने से संबंधित हो। पहले में तो नगद आया, प्लेसमेंट में तो नगद कैश आया, दूसरा लेयरिंग है। लेयरिंग का मतलब है कि धन छुपाने से संबंधित। इसमें जो लॉन्डर है वो बुक ऑफ अकाउंटिंग यानी कि जो लेखा किताब है इसमें गड़बड़ी कर देता है, लेखा किताब में गड़बड़ी करके इसको पैसे को छुपा सकता है, या अन्य संदिग्ध लेन देन, संदिग्ध मतलब जो डाउटफुल लेन देन है, उन डाउटफुल लेन देन करने के बाद जो असली इनकम है व्यक्ति की, उस असली इनकम को छुपा देता है, उस असली इनकम के ऊपर लेयर लगा देता है, उस असली इनकम के ऊपर नकली की लेयर लगा देता है, और लेयर का मतलब है लेयरिंग। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अब जो वो पैसा है उसको लॉन्डर क्या करेगा कि धनराशि को निवेश के साधनों जैसे कि बॉन्ड खरीद लिए, कंपनियों में स्टॉक खरीद लिए, ट्रेवल्स चेक या विदेशों में अपने बैंक खातों में जमा करा देता है। ठीक है, क्योंकि विदेश में आपको पता है कि हमारी जो बहुत ज्यादा हमारे देश का जो धन संपत्ति है वो विदेशों में पड़ी है ब्लैक मनी के तौर पे। तो जो लॉन्डर है, जो लेन देन करने वाला है, वो वहां उनको अपने विदेशी खातों में जमा करा देता है, और इनको जमा कराने का अर्थ यही है कि भाई उसके पास जो है वो ब्लैक मनी है, नहीं तो हिंदुस्तान के पैसा जो है वो हिंदुस्तान में रहेगा, चेक के माध्यम से रहेगा, वो ब्लैक मनी नहीं रहेगा, लेकिन वो अवैध तरीके से जो सरकार की नजर में नहीं है वो पैसा जो है वो सारा का सारा ब्लैक मनी तो कहलाता है, तो वो विदेश में अपने खातों में भी जमा करा सकता है। ठीक है, और इस प्रकार के जो खाते हैं ना जो विदेश में होते हैं वो कहीं भी सरकारी अभियानों या जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जितने भी सरकार के अभियान होते हैं इनमें उनकी मदद नहीं करते हैं। कि कभी भी कोई भी गवर्नमेंट जो दूसरे देश की गवर्नमेंट है वो अपने देश की गवर्नमेंट को कभी भी पूरा लेखा जोखा नहीं देती है। ठीक है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आता है। बात करते हैं अगली, एकीकरण। ये तीसरा चरण है, या ऐसा कहें कि मनी लॉन्ड्रिंग की जो प्रक्रिया है इसका आखिरी जो चरण है, जो अंतिम चरण है वो कौन सा आता है, एकीकरण। सबसे पहले प्लेसमेंट हुआ पहला चरण, दूसरा हुआ लेयरिंग, और तीसरा आता है एकीकरण। ठीक है, इंटीग्रेशन। इसके माध्यम से क्या होता है कि जो बाहर पैसा भेज दिया गया है अवैध तरीके से, जो ब्लैक मनी बाहर अवैध तरीके से भेज दी गई है, वो पैसा या देश में जो वो भी पैसा आता है जो देश में ही अवैध तरीके से स्टॉक कर दिया गया है, वो पैसा वापस लॉन्डर के पास वैध धन के रूप में आ जाता है। यानी कि जो हमने विदेश में पैसा जमा करा था ना, वो पैसा अब घूम फिर के दोबारा हमारे पास आ गए। जो लॉन्डर था, लॉन्डर मतलब कि जो हेराफेरी करने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने कुछ पैसा बाहर भेज दिया या छुपा के रख लिया। अब जब वो पैसा घूम फिर के दोबारा हमारे पास आया वैध के रूप में, यानी कि जब वो ब्लैक मनी घूम फिर के हमारे पास ही व्हाइट मनी के तौर पे आई, तो ये किस में आएगा, एकीकरण के रूप में आएगा। ऐसा धन जो है वो वापस धन के रूप में आ जाता है। ऐसा धन अक्सर किसी कंपनी में निवेश कर दिया जाता है, अचल संपत्ति खरीद ली जाती है, कोई जमीन खरीद ली, अचल संपत्ति, ठीक है, या लग्जरी सामान खरीदने आदि के माध्यम से वापस आ जाता है। जैसे कि भाई जो बताया ना, जो ब्लैक मनी छुपाई थी ना, वो ब्लैक मनी या तो कोई संपत्ति खरीदने के तौर पे आ गई, या कोई लग्जरी सामान खरीदने के तौर पे वापस आ गए हमारे पास। तो इस प्रकार से जब वापस आता है तो इसे क्या कहा जाता है, एकीकरण कहा जाता है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के 3 चरण थे, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अगला इसमें है
कि अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है ना, इस मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के समक्ष कैसी कैसी चुनौतियां आती है, अर्थव्यवस्था जो है वो कैसे कैसे विपत्तियों का सामना करती है। तो ये बात पढ़ते हैं हम, बढ़ते हैं आगे कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है किसी भी राष्ट्र के लिए घातक होता है। प्रत्येक राष्ट्र के लिए, जिस राष्ट्र में मनी, ब्लैक मनी होगी, वो उसका डेवलप धीरे धीरे कम होता चलेगा। ब्लैक मनी कम होगी तो डेवलप अच्छे से करेगा, लेकिन ब्लैक मनी बढ़ेगी तो देश का विकास धीरे धीरे कम होता चलेगा। तो विकास, देश के विकास के लिए घातक होता है। दूसरी बात करें, इससे उत्पन्न चुनौतियों को कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। जैसे सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं के दृष्टिकोण से मनी लॉन्ड्रिंग आपराधिक गतिविधियों को बढ़ोतरी देती है कि जब ब्लैक मनी होगी ना आदमी के पास, तो वो जो आपराधिक गतिविधियां हैं या पैसे कमाने के लिए जो आपराधिक गतिविधियां करता है व्यक्ति, उनको बढ़ावा मिलता है। मनी लॉन्ड्रिंग का पहला नुकसान ये है। दूसरी बात है कि इसकी सफलता अपराधियों को अवैध काम के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जो अपराधी हैं, अब अपराधियों का तो काम क्या है, अपराधियों का काम यही है कि पैसा कमाना, कोई भी घटना या कोई भी घातक प्रयास करके या कोई भी ऐसा अपराध करके, उन्हें तो उनका तो मतलब है कि सिर्फ पैसा कमाना। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो अपराधियों को भी प्रोत्साहित करती है और उसका नुकसान जो है वो समाज को भुगतना पड़ता है, वो हम और आपको भुगतना पड़ता है। अवैध गतिविधियां, जो आपराधिक गतिविधियां बढ़ेंगी, उसका डायरेक्टली जो प्रयोग, जो डायरेक्टली उसका प्रभाव पड़ेगा वो हमारे ऊपर पड़ेगा, हमारे समाज के ऊपर पड़ेगा। तो ये बात है। उसके बाद बात करते हैं कि इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव जो है वो कहां पड़ेगा, वो पड़ेगा भारत की अर्थव्यवस्था पर, देश की अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था क्या होगा, ब्याज दर या मुद्रा विनिमय दर या जो मुद्रास्फीति है वो बढ़ने लगती है। और जब ब्याज दरें बढ़ेंगी, जब मुद्रा विनिमय बढ़ेगा, जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी, तो ऐसे में हमारे देश का जो पैसा है, हमारे देश की जो इनकम है, हमारे देश की जो उन्नति है, वो धीरे धीरे उसका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं कि विदेशी निवेश के संदर्भ में राउंड ट्रिपिंग की संभावना बढ़ जाती है। राउंड ट्रिपिंग क्या है? अभी राउंड ट्रिपिंग की जो संभावना बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है? तो राउंड ट्रिपिंग का अर्थ ये है कि जो काले धन को विदेशों में अर्जित करके वापस निवेश हेतु लाना सहज हो जाता है। कि जो अभी अभी बताया था ना, लेयरिंग के अंतर्गत बताया था कि जब विदेश में पैसा भेज दिया, वो घूम फिर के लग्जरी चीज खरीदने के तौर पे आ गया, वो अचल संपत्ति खरीदने के तौर पे आ गया। तो अगर हम इस प्रकार के प्रयास करते हैं तो ये सब खामियाजे हमें भुगतने पड़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि सीधा प्रभाव हमारे अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो भी नकारात्मक हो जाती है। नकारात्मक अर्थात अर्थव्यवस्था का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, अर्थव्यवस्था नीचे गिरनी शुरू हो जाती है। अब आपने देख लिया होगा ना कि इस वर्ष हमारे देश का जो जीडीपी थी वो कितने नीचे गिरी, -23.9% नीचे गिरी थी। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग से समाज में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। भाई जितना ज्यादा आपके पास ब्लैक मनी होगी ना, उसका अर्थ ये है कि हमारे समाज में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार कोई व्हाइट मनी पे तो होता नहीं है, भ्रष्टाचार पूरी तरह से ब्लैक मनी पे होता है, पूरी तरह से अवैध पैसा होता है। भ्रष्टाचार का अर्थ यही है। तो इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा और इससे भ्रष्ट आचरण से प्राप्त धन के वैध हो जाने की संभावना होती है। कि जब व्यक्ति का आचरण भ्रष्ट होगा ना, तो आचरण भ्रष्ट होने के कारण वो ब्लैक मनी व्हाइट करने में मदद करेगा, थोड़ा बोलेगा, थोड़ा उसको देगा, थोड़ा उसको देगा, और इस कारण से वो ब्लैक मनी व्हाइट हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं जो हवाला कारोबार है, हवाला कारोबार को भी बढ़ावा मिलता है। हवाला कारोबार को बढ़ावा मिलेगा तो अवैध तरीकों से जो प्राप्त धन है उसको वैध होने पर उपभोक्तावादी संस्कृति को व्यापक समर्थन मिलता है। निजीतन जो संसाधन है, जो हम निजी पर्सनल के लिए खरीदते हैं जो संसाधनों को, उनको खरीदने में फायदा होगा। क्यों? क्योंकि जब आपके पास पैसे आ रहे हैं तो उन पैसों को कहीं तो निवेश करोगे, चाहे आप अचल संपत्ति खरीदिए या आप चल संपत्ति खरीदिए, किसी भी प्रकार की संपत्ति को खरीदने में फिर वो निवेश करने लगता है। इसके अतिरिक्त क्या होगा कि जो वैध लघु व्यापारी है वो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले अग्रणी व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। क्यों?
क्योंकि वे उत्पादों से कम दाम पर बाजार में नहीं, वे जो सही आदमी है ना, जो व्यक्ति सही तरीके से, जो वैध तरीके से पैसा कमा रहा है, अब उसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि जिसने अवैध तरीके से या 2 नंबर के पैसे कमाए हैं, जो ब्लैक मनी कमाई है, वो तो अपनी जो कीमतें हैं वो डाउन कर सकता है, जितना चाहे डाउन कर सकता है, लेकिन जिसने 1 नंबर से पैसा कमाया है, जिसने सही तरीके से, जिसने व्हाइट मनी इकट्ठी करी है, वो अपना नुकसान थोड़ी करेगा। अब ऐसे में ब्लैक मनी वाले व्हाइट मनी वालों को मात देते हैं और व्हाइट मनी वालों के विचारों के सामने बाजारों में अतिरिक्त प्रभाव पड़ता है, अतिरिक्त बोझ पड़ता है, अतिरिक्त धन संपत्ति उनको खर्च करनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि इस संदर्भ में, यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इससे संबंधित कुछ सुझाव भी हैं। जैसे कुछ सुझावों पर अमल कर लेते हैं। बात करते हैं कि देश में कर संबंधी कानूनों में एक रास्ता बनाई जाए, सरलता बनाई जाए और साम्य स्थापित किया जाए कि जो हमारे देश में जो टैक्स संबंधित है ना, वो सभी के लिए समान रूप से निर्धारित किया जाए, उसमें सभी में एक रूपता निर्धारित की जा सकती है। पहला तो ये किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया है, ये काफी जटिल होती है, मुश्किल भरी होती है और चालाकी भरी होती है। इसको रोकने के लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चेक का प्रयोग करना चाहिए भुगतान के लिए। या तो ऑनलाइन भुगतान करें या फिर वो चेक के माध्यम से भुगतान करें, क्योंकि उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो सरकार के पास होता है, वो सारा का सारा इनकम टैक्स के पास होता है। और अगर वो इस प्रकार का लेन देन करेंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया को समाप्त किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फास्ट ट्रैक अदालतों को स्थापित किया जाए, क्योंकि हमारे देश में अगर आप देखोगे ना, तो एक एक अदालत के पास हजारों लाखों केस पेंडिंग है। तो ऐसा किया जाए कि इनके लिए छोटी छोटी अदालतों की स्थापना कर दी जाए, ताकि जितने कम केस होंगे, जितने जल्दी से उनको सुलटाया जाएगा, निपटाया जाएगा, उतना ही आसान रहेगा। बात करते हैं आगे कि जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो अपराधी पकड़े जाते हैं, जो हवाला कारोबारी पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करी जाए। जितना जल्दी हो सके, शीघ्र अतिशीघ्र, जितना जल्दी हो सके उनको सजा मिलनी चाहिए। और जब उनको सजा मिलेगी तो कम से कम उनको देख करके दूसरे व्यक्ति इस प्रकार के काम नहीं करेंगे। तो ये भी एक फायदा है कि हम इस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग को समाप्त कर सकते हैं। बात करते हैं अगली कि मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक पारदर्शी प्रशासन की। सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक का ये पॉइंट है कि सबसे जरूरी है पारदर्शी प्रशासन। और पारदर्शी प्रशासन जो है वो अगर होगा तो हर चीज फेयर तरीके से चलेगी। लेकिन हर व्यक्ति अगर भ्रष्ट होगा तो ऊपर से लेकर के नीचे तबके तक के, ऊपर से लेकर नीचे अधिकारियों तक को सभी को भ्रष्ट अगर होंगे तो सभी को पैसा दिया जाएगा, वो ब्लैक मनी दी जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर एक पारदर्शी प्रशासन रहे, एक सशक्त प्रशासन रहे, तो हम मनी लॉन्ड्रिंग को कम कर सकते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं। और अगर भ्रष्टाचार खत्म होगा तो हमारे देश से मनी लॉन्ड्रिंग खत्म होगी। और अगर मनी लॉन्ड्रिंग खत्म होगी तो जो जीडीपी -23% आई है, ये +23% भी जा सकती है अगर पारदर्शी प्रशासन हुआ तो। लेकिन सबके सब साले भ्रष्ट है, एक एक व्यक्ति भ्रष्ट है, इसलिए हमारा देश में मनी लॉन्ड्रिंग ज्यादा हो रही है। उसके बाद बात करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों को मजबूत बनाया जा सके। मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जितने भी कानून बनाए गए हैं उन सभी कानूनों को मजबूत बनाया जा सके। और अगर मजबूत कानून बनेगा तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है, इससे संबंधित कमाए हुए अवैध पैसों को भी हम वैध बनाने की प्रक्रिया में रोक लगाई जा सकती है। बात करते हैं कि भारत में हाल ही में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून 2002 को सशक्त बनाने के लिए उसमें संशोधन किया गया है। एक कानून है जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून 2002 के नाम से है। इसको और भी मजबूत बनाने के लिए प्रयास किया गया है, इसमें संशोधन किया गया है और साथ ही ज्यादा संस्थानों को इसके दायरे में लाया गया है। ये एक सराहनीय कार्य है कि जो ये था ना, जो कानून जो अभी लिखा है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून 2002, इसको मजबूत किया गया है। मजबूत करने का अर्थ क्या है कि इसका जो दायरा है उस दायरे को बढ़ा दिया गया कि अब लिमिटेशंस जो है वो लिमिटेशंस कम कर दी गई। लिमिटेशन कम होगी तो आपका दायरा बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा तो आप यहाँ भी कार्य कर सकते हैं, आप वहां भी, आप हर क्षेत्र में आप कार्य कर सकते हैं और उनको मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो कार्य है, जो व्यक्ति है, उनको आप पकड़ सकते हैं।
उसके बाद बात करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के प्रचार को रोकने के लिए भारत वैश्विक मुहिम में शामिल हुआ है और सूचनाएं बांटने के लिए कई देशों के साथ समझौते भी किए। भारत ने ऐसा नहीं है कि कोई कार्य नहीं किया है, लेकिन कागजों में तो बहुत कार्य किया है हमारे देश ने, कि दूसरे देशों के साथ में समझौते भी किए हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को कम किया जा सके कि भाई हमारे देश की ब्लैक मनी को आप जमा मत करो, कागजों में तो हो गया ये सारा काम। उसके बाद 2010 में भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 34वां सदस्य देश बना है, कि जो एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसका 34वां सदस्य बना 2010 में। ये मुख्य रूप से जो करप्शन है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको कम करने के लिए प्रयास करती है ये संस्था। इसके बाद बात करते हैं कि ये संस्था जो है वो विश्व स्तर की सरकारों द्वारा स्थापित की गई। ये जो संस्था है ना FATF, ये विश्व स्तर की सरकारों द्वारा स्थापित की गई है, जो मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकी संगठनों को, क्योंकि एक पॉइंट बताना भूल गया था कि जो आतंकी संगठन है ये भी मनी लॉन्ड्रिंग में बड़ा सहयोग करते हैं। आतंकी संगठन भी मनी लॉन्ड्रिंग में सहयोग करते हैं। इसके द्वारा क्या है कि इससे जुड़ी नीतियों के विकास और प्रोत्साहन का कार्य करती है। जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकती है संस्था, आतंकी गतिविधियों को रोकती है, जिससे कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसका विकास कम हो जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग की संभावनाएं कम हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं अंतिम कि इसका निष्कर्ष क्या निकला। जो मैंने आप लोगों की क्लास ली है, इस क्लास का या मनी लॉन्ड्रिंग का अंत में निष्कर्ष क्या निकला। अंत में कहा जा सकता है कि देश में मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या बहुत ही गंभीर हो चुकी है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या है वो सरकार के देश में बड़ा नुकसान कर रही है, बड़ा दीमक का काम कर रही है। अंदर ही अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की जो दिक्कत है वो अंदर ही अंदर देश को खोखला कर रही है, दीमक की तरह कर रही है, कार्य कर रही है। उसके बाद यदि समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया तो और भी घातक हो जाएगी। जैसे कि आतंकवाद आज आतंकवाद घातक हो रहा है पूरे विश्व में, उसी प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग भी एक दिन ऐसी ही समस्या हो सकती है यदि इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। ठीक है, इसके लिए क्या होगा कि भारत सरकार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काले धन पर नियंत्रण लगाना अति आवश्यक है और देश के कानूनों में बहुत से नए प्रावधान करने की जरूरत है, तभी जाकर के मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो समाप्त हो सकती है। तो आज का मैंने आपको पूरा टॉपिक बताया है मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित। आप सभी ने सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी प्रकार से आप लोगों के लिए और भी नोट्स प्रोवाइड करता रहूंगा। आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिएगा, ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ये सारी वीडियोस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।